नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉवल स्टोरी एफएम में। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल का होम पेज ओपन करें, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। आजकल यूट्यूब पर स्टोरी चैनलों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और कई चैनल अचानक डिलीट या बंद हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका ये खूबसूरत साथ कभी टूटे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तब भी कहानियों का ये खूबसूरत सफर बिना रुके चलता रहे। टेलीग्राम पर जाएं और नोवेल स्टोरी एफएम सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको चैनल खोजने में कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर ऊपर दिया गया टेलीग्राम लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 37। लगातार शरद ऋतु की बारिश, शांत दक्षिण पहाड़ी। यश शर्मा ने टॉर्च ली और आसपास का मुआयना किया। इस बार ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बस जैंटियन की कुछ पत्तियां ही उखड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि सामने वाले ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी थी। घर में हलचल की आवाज़ सुनते ही उसने अपना तोड़फोड़ का काम रोका और भाग निकला। यश पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर गांव के एक कोने को देख रहा था। रात के अंधेरे में चंदनपुर बहुत शांत था। कुछ लोग सच में तब तक नहीं रोते जब तक वे ताबूत नहीं देख लेते। अगली सुबह हल्की बारिश होने लगी। शरद ऋतु की बारिश काफ़ी ठंडी थी। हमेशा की तरह यश शर्मा ने जड़ी बूटियों वाले खेत में लगाए गए औषधीय पौधों को पानी दिया। हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश उस चमत्कारी प्राचीन झरने के पानी की बराबरी नहीं कर सकती थी। अपना काम खत्म करने के बाद वह घर लौट आया और चीनी दवा बनाने के लिए अपने तैयार नुस्खे के अनुसार औषधीय सामग्री छांटने लगा। शहतूत की पत्तियां, मुलेठी की जड़, प्लेटिकोडन, पुदीना, फोर्सिथिया, रीड रूट। घर के अंदर एक इंसान, एक बर्तन, एक आग और दवा की खुशबू। घर के बाहर लगातार शरद ऋतु की बारिश, शांत दक्षिण पहाड़ी। ऐसा मौसम कई खास काम करने के लिए एकदम सही होता है, जैसे कि कॉफ़ी पीने के लिए कोई जगह ढूंढना, घर पर कोई अच्छी किताब पढ़ना, बारिश को घूरते हुए कुछ सोचना, या फिर एक अच्छी नींद लेना। बारिश वाले दिन अक्सर बहुत शांत होते हैं। यश शर्मा उस छोटे से घर में रुका रहा, आग की लपटों को देखता, दवा की महक लेता और चीनी दवा बनाता रहा। यह कोई थकाऊ या उबाऊ काम नहीं था, उसे इसमें मज़ा आ रहा था। बरडॉक के बीज, शिज़ोनेपेटा स्पाइक, हनीस्कल, बांस की पत्तियां, एट्रैक्टिलोड्स, पोरिया कोकोस, रतालू, कमल के बीज, मुलेठी की जड़। शायद बारिश के दिन की वजह से यश शर्मा का मन बहुत ज़्यादा शांत था। दिन भर में उसने असल में दवा के 3 बैच सफलतापूर्वक बना लिए थे और दोपहर की रोशनी अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। उफ! यश शर्मा ने एक लंबी सांस छोड़ी, आग बुझाई, 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन साफ किया और अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। 2 दिनों से भी कम समय में वह पहले ही 4 बैच की दवा सफलतापूर्वक बना चुका था। काम उसकी सोच से भी ज़्यादा तेजी से हो रहा था, इसलिए अब उसे कोई खास जल्दी नहीं थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गया, क्लासिक ऑफ नेचर निकाली और उसे मन ही मन पढ़ने लगा। भले ही उसे शास्त्रों का सही मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह उसमें छुपे रहस्य को थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहा था। जिस बात ने यश शर्मा को खुश किया वह ये थी कि ची गाइडिंग तकनीक का आधार, जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया था, यानी सांस लेने का तरीका, ब्रीदिंग मेथड, आज अचानक उसकी समझ में आ गया था। हिस एक से हेल। परम मार्ग का सार गहरा और रहस्यमय है। परम मार्ग की सीमा अंधेरी और शांत है। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, शांति के साथ आत्मा को अपनाओ और शरीर खुद को ठीक कर लेगा। प्रकृति का मार्ग हमेशा शुद्ध है, यिन और यांग का मार्ग हमेशा शांत है, मनुष्य का मार्ग हमेशा स्थिर है। इसे क्लासिक ऑफ नेचर का नाम दिया गया है। महान दाव रास्ते का कोई रूप नहीं है, फिर भी यह स्वर्ग और पृथ्वी को जन्म देता है। महान दाव में कोई भावना नहीं है, फिर भी यह सूर्य और चंद्रमा को चलाता है। महान दाव का कोई नाम नहीं है, फिर भी यह सभी चीज़ों का पालन पोषण करता है। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी स्वर्ग का अनुसरण करती है, स्वर्ग दाव का अनुसरण करता है और दाव प्रकृति का अनुसरण करता है। ये प्रकृति का ग्रंथ बहुत लंबा नहीं था और इसे एक बार पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यश शर्मा ने इसे बहुत धीरे धीरे पढ़ा, कुछ तो इसलिए क्योंकि इसके शास्त्र थोड़े पेचीदा थे और कुछ इसलिए क्योंकि वह इसमें छुपे दर्शन को महसूस करना चाहता था। अनजाने में आसमान में अंधेरा हो गया, लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वह अभी भी मन ही मन शास्त्रों का पाठ कर रहा था। बस अचानक उसका फ़ोन बजा। यश शर्मा ने किताब बंद की, उसे वापस सिस्टम में रख दिया और धीरे से फुसफुसाया, कितने अफसोस की बात है। अभी अभी वह शायद एक रहस्यमय स्थिति में पहुंच गया था, जैसे उसने कुछ छू लिया हो, कुछ देख लिया हो और कुछ महसूस किया हो, लेकिन बस एक आवाज़ के साथ ही वह सब धुएं की तरह गायब हो गया। ये शास्त्र सच में बहुत खास है। हेलो माँ, खाने के लिए घर आ जाओ।
मैंने पूरा दिन तुम्हें नहीं देखा। फोन पर सुषमा शर्मा की चिंता भरी आवाज आई। पता है माँ। यश शर्मा ने दरवाज़ा लॉक किया, अपना छाता खोला और पहाड़ से नीचे जाने लगा। बारिश में पहाड़ बहुत शांत था, खासकर इसलिए क्योंकि पहले से ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इतनी शांति थी कि थोड़ा डर भी लग रहा था। यश शर्मा को हालांकि अब इसकी आदत हो गई थी। वह पहाड़ से नीचे उतरा और घर वापस आ गया। रात का खाना पहले से ही मेज़ पर लगा हुआ था, 4 तरह की डिश और एक सूप जिसमें मछली और मांस दोनों थे। वाह, इतनी शानदार दावत! आज क्या खास बात है? यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ और जाकर अपने हाथ धो लो। ठीक है। तीनों ने एक साथ हंसी खुशी खाना खाया। क्या तुम आज रात फिर से पहाड़ पर जा रहे हो? हाँ, मुझे थोड़ी चिंता है, यश शर्मा ने कहा। आधी रात में घने पहाड़ों के बीच तुम एकदम अकेले हो, माँ को चिंता होती है। सुषमा शर्मा ने यह बात एक से ज्यादा बार कही थी। क्या मेरे पास शेरू नहीं है? यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा रहे अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ पहाड़ पर चलें? आप मजाक कर रही हैं। उस छोटे से घर में बस एक ही बिस्तर है। मैं सच में ठीक हूँ, आप बस अपना दिल शांत रखिए। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार यश शर्मा ने अपनी माँ के मन से ये ख्याल निकाल ही दिए। रात का खाना खाने और थोड़ी गपशप करने के बाद यश शर्मा ने अपना छाता लिया और पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। सुनते हो प्रकाश, तुमने अभी कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। जैसे ही यश शर्मा बाहर गया, सुषमा शर्मा ने तुरंत अपने पति को ताना मारना शुरू कर दिया। प्रकाश शर्मा चुपचाप बैठे सिगरेट पीते रहे। उसे खुद को आजमाने दो। काफ़ी देर बाद उन्होंने यह बात कही। क्या कुछ दिनों पहले तक क्या आप उसके जड़ी बूटी उगाने के खिलाफ नहीं थे? ये सुनकर प्रकाश शर्मा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले इत्तेफाक से उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव के साथ खाना खाया था। उस दिन के दौरान ग्राम सचिव रमाकांत ने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी और बहुत बातें की थीं। कुछ वाक्य ऐसे थे जो उन्हें बहुत अच्छी तरह याद थे। तुम्हारा यश बहुत ही होनहार लड़का है। वह जानता है कि लोगों और चीज़ों को कैसे संभालना है। पूरे गांव ने उसे गलत समझा। गांव में रमाकांत अक्सर लोगों की तारीफ करते थे, लेकिन वो सब बस दिखावटी औपचारिकताएं होती थीं। जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे वे ये समझते थे कि जब वो शराब पीने के बाद किसी की तारीफ करते थे तो वह असली तारीफ होती थी। एक नौजवान के बारे में उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलना सबसे बड़ी तारीफ थी। उस वक्त प्रकाश शर्मा को भी यह एहसास हुआ कि उनका बेटा सच में बदल गया है। तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यश शर्मा दक्षिण पहाड़ी पर टॉर्च लेकर चढ़ने लगा। छोटे से घर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एक अकेले दरवाजे ने बाहर की हवा और बारिश को रोक दिया। लाइट जल गई और घने पहाड़ों के बीच शास्त्रों के मंत्रोच्चार की धीमी आवाज़ सुनी जा सकती थी। बाहर बारिश चुपचाप गिर रही थी, जो आधी रात के बाद ही जाकर रुकी। अगले दिन मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया। जड़ी बूटियों के खेत में पानी देने के बाद वह दक्षिण पहाड़ी पर चढ़ा, एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया और क्लासिक ऑफ नेचर में सिखाए गए ब्रीदिंग मेथड के अनुसार चुपचाप अभ्यास करने लगा। उसने एक बार इस शास्त्र को इंटरनेट पर खोजा था। ऐसी अफवाह थी कि इसे दाववादी गोल्डन इमोर्टल गुरु गोरखनाथ ने लिखा था, लेकिन उसे ऑनलाइन जो मिला वह सिस्टम द्वारा दिए गए शास्त्र से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। न केवल उसमें कई श्लोक कम थे, बल्कि कोई बुनियादी मार्गदर्शन तकनीक भी नहीं थी, जैसे कि वह कोई छोटा किया हुआ वर्जन हो। यश शर्मा ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप सांस लेने लगा। अचानक उसकी नज़रें चमक उठी क्योंकि सूरज ऊपर आ गया था। सुबह सुबह ऊर्जा अपने चरम पर होती है और सूरज की रोशनी सौम्य होती है। दोपहर की तेज धूप के विपरीत ये सांस लेने के अभ्यास के लिए बहुत सही है। दक्षिण पहाड़ी पर करीब 1 घंटे तक बैठने और ये देखने के बाद कि लोग पहाड़ी रास्ते से ऊपर आने लगे हैं, यश शर्मा नीचे उतरा, छोटे से घर में गया और दवा बनाना जारी रखा। मुंह बाँ गाया भीड़ों का एक झुंड रास्ते से पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। काका, इतनी सुबह सुबह? हाँ, अरे ये कैसी महक है? जड़ी बूटियों की महक। पता नहीं प्रकाश का वह लड़का फिर से क्या खुराफात कर रहा है। वह सारा दिन दक्षिण पहाड़ी पर रहता है और कोई नौकरी नहीं ढूंढता। खैर, खेती करना भी काफ़ी अच्छा है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी तंबाकू वाली चिलम पीते हुए दूर बने छोटे से घर की ओर देखकर कहा। इसमें क्या अच्छा है? क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? फावड़ा लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी ने तिरस्कार से कहा। गरीब नौजवान का मजाक उड़ाने से बेहतर है किसी सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग को नाराज कर दो। अध्याय 38। जब यश शर्मा अपनी चीनी दवा बना ही रहा था, तभी एक लैंड रोवर चंदनपुर में फिर से दाखिल हुई। वह पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए दक्षिण पहाड़ी पर आ गई। भान भान भान। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर दवा बनाने में लगे यश शर्मा को पता चल गया कि कोई आया है। जो लोग पहाड़ी पर आ रहे थे वे एक शादीशुदा जोड़े थे। आदमी थोड़े भरे हुए शरीर का, चौकोर चेहरे और घनी बाहों वाला था, जबकि औरत बहुत ही सौम्य और नाजुक थी।
यह कोई और नहीं बल्कि राजेश सिंघानिया और पल्लवी सिंघानिया थे, जो कुछ ही समय पहले उससे मिलने आए थे। इस बार वे दोनों खाली हाथ नहीं आए थे, वे अपने साथ कुछ तोहफे भी लाए थे। छोटे भाई राजेश सिंघानिया ने झोपड़ी तक पहुंचने से पहले दूर से ही 2 बार आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये सोचकर कि यश शर्मा झोपड़ी के अंदर नहीं है और वापस जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसे एक अनोखी औषधीय खुशबू आई। वह थोड़ा और पास गया और खिड़की से झांका तो उसने देखा कि सामने वाला पूरी एकाग्रता के साथ दवा बनाने में मगन था और उसने उसकी आवाज़ें सुनी ही नहीं थी, इसलिए उसने धीरे से 2 बार और आवाज़ लगाई। राजेश भाई, यश शर्मा ने मुड़कर देखा और काफ़ी हैरान हुआ कि मिलने वाले असल में वही कपल थे, राजेश सिंघानिया और पल्लवी सिंघानिया। आइए अंदर आकर बैठिए। वह खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोला और दोनों को झोपड़ी के अंदर बुलाया। झोपड़ी वैसे ही बहुत बड़ी नहीं थी, एक बिस्तर, एक बड़ा बर्तन, एक मेज़ और कोने कोने में भरी जड़ी बूटियों के साथ ये सच में काफ़ी अस्तव्यस्त थी। माफ़ कीजिएगा, कमरा बहुत बिखरा हुआ है, कृपया थोड़ा इंतज़ार करें। यश शर्मा जो दवा बना रहा था वह लगभग पूरी होने ही वाली थी। तुम अपना काम आराम से खत्म कर लो, राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पति पत्नी एक तरफ बैठ गए, यश शर्मा को उबलती जड़ी बूटियों को घूरते हुए देखने लगे। जब सही समय आया तो उसने तेजी से उस 100 जड़ी बूटियों वाले बर्तन को आग से उठाया, औषधीय सूप को पहले से तैयार एक डिब्बे में डाला और फिर बचा हुआ औषधीय कचरा एक छलनी में डाल दिया ताकि उसका रस निकल जाए। उसके काम करने का तरीका बहुत ही माहिर था। माफ़ कीजिएगा, सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनने के बाद कि दवा सफलतापूर्वक बन गई है, यश शर्मा राजेश सिंघानिया और उनकी पत्नी से बात करने के लिए मुड़ा, जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। कोई बात नहीं, तुम किस तरह की दवा बना रहे हो? ऊर्जा बढ़ाने वाला सूप, बस एक आम चीनी दवा। यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए उनके लिए चाय बनाई। ऐसा लगता है कि पल्लवी जी की बीमारी ठीक हो गई है। अंदर आते ही यश शर्मा ने खास तौर पर पल्लवी सिंघानिया पर ध्यान दिया था। उसने देखा कि उनके चेहरे पर रौनक थी और आंखें चमक रही थीं। जब वह कुछ दिन पहले आई थी तो काफ़ी बीमार लग रही थी, उसके मुकाबले यह एक पूरी तरह से बदला हुआ रूप था। मुझे पल्लवी जी मत कहो, बस दीदी या भाभी कह लो। ये तुम्हारी दी हुई उन 2 खुराकों का चमत्कार और तुरंत दिखने वाला असर था। मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है, पल्लवी सिंघानिया ने भावुक होकर कहा। सालों से वह इस बीमारी से जूझ रही थीं और इस बार ठीक हो पाना उनके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी खुशी थी। हमें इस बार 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहली बात तो मेरी पत्नी की बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। राजेश सिंघानिया ने बात आगे बढ़ाई। आपने इसके पैसे दिए थे। इस बात का जिक्र होने पर यश शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उन 2 खुराक दवा की कीमत हद से ज़्यादा थी। मूनफ्लावर ग्रास को छोड़कर, जो कि एक चमत्कारी घास थी, बाकी सभी चीज़ें आम चीनी दवाइयाँ थीं, यहाँ तक कि थोड़ी घटिया क्वालिटी की भी। अगर आपको ये ज़्यादा महंगी नहीं लगी तो ठीक है। महंगी? ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। यश शर्मा की बात का मतलब समझते ही राजेश सिंघानिया ने तुरंत कहा। ये वो दवा है जो बीमारियों को ठीक करती है और जान बचाती है। ज़रा सोचो, कुछ चाय की कीमत लाखों रुपये तोला होती है और कुछ फूलों की कीमत प्रति पौधा लाखों में होती है। क्या वे जान बचा सकते हैं? नहीं। उनकी तुलना में तुम्हारी इस दवा की एक खुराक 1000 सोने के सिक्कों के बराबर है, क्योंकि इंसान की जिंदगी अनमोल है। राजेश सिंघानिया की इन कुछ बातों ने अचानक यश शर्मा की आंखें खोल दीं। हाँ, इंसान की जिंदगी अनमोल है, और फिर वे चमत्कारी घास इतनी आसानी से कहाँ मिल पाती हैं? यश शर्मा ने ये सुनकर अपने मन में सोचा। दूसरी कौन सी बात राजेश भाई बता रहे थे? दूसरी बात यह है कि मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिसे भी यही अजीब बीमारी हो गई है। वह बहुत बेचैन और परेशान रहता है और उसके लक्षण पल्लवी से भी ज़्यादा गंभीर हैं। वह बिस्तर से बमुश्किल उठ पाता है। क्या तुम अपने मास्टर जी से बात करके उन्हें एक बार देखने के लिए कह सकते हो? राजेश सिंघानिया ने कहा। मेरे मास्टर जी की उम्र काफ़ी हो गई है और उन्होंने दुनिया से संन्यास ले लिया है। अब वे मरीजों का इलाज नहीं करते। यश शर्मा ने थोड़ा सोचकर कहा। तो फिर तुम्हारा क्या? मैं इससे पहले कि यश शर्मा मना कर पाता, उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिया। टास्क फार्मासिस्ट, जो तरह तरह की मुश्किल और अजीबोगरीब बीमारियों का इलाज करने के काबिल हो। खुद पहल नहीं करनी है, घर जाकर इलाज नहीं करना है। इनाम कुछ भी हो सकता है। नाकाम होने पर जुर्माना यह है कि किन्हीं भी 2 विशेषताओं के पॉइंट आधे कर दिए जाएंगे। इसे कहते हैं सही समय। इस टास्क को सुनकर यश शर्मा ने मन ही मन सोचा, तरह तरह की मुश्किल बीमारियों का इलाज। इसका मतलब था कि अगर भविष्य में कोई पहाड़ पर दवा लेने आता है तो वह मना नहीं कर पाएगा। मैं आजकल बहुत व्यस्त हूं और यहाँ से जा नहीं सकता, यश शर्मा ने कहा। क्या तुम कोई अपवाद नहीं कर सकते? जैसा कि कहावत है, एक जान बचाना 7 मंजिला पैगोडा बनाने से बेहतर है। मेरे दोस्त का शरीर बहुत कमज़ोर है, वह सच में सफ़र की थकान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खेद है, यश शर्मा ने कहा।
तो क्या मैं उसकी तरफ से दवा की एक खुराक मांग सकता हूँ? ये सुनकर राजेश सिंघानिया थोड़ी देर चुप रहे, उनके चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। फिर उन्होंने एक कदम पीछे हटते हुए पूछा, कौन सी दवा? शांतिदायक चूर्ण। यह उस दवा का नाम था जो उनकी पत्नी ने ली थी। इसके फायदे सच में अद्भुत थे और इसे एक चमत्कारी दवा कहा जा सकता था। ठीक है, 2 दिन बाद आकर दवा ले जाना। वे दोनों थोड़ी देर और बैठे और फिर जाने के लिए उठे। यश शर्मा शुरुआत में उनके तोहफे नहीं लेना चाहता था, लेकिन उनका रवैया बहुत ही दृढ़ था और मना न कर पाने के कारण उसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। उनके जाने के बाद यश शर्मा फिर से व्यस्त हो गया। तुम चिराग खन्ना के लिए दवा मांगना चाहते हो? पहाड़ से उतरने के बाद पल्लवी सिंघानिया ने कार में कहा। हाँ, बदकिस्मती से वह राजी नहीं हुआ। राजेश सिंघानिया ने कहा, लगता है तुम्हें उससे बहुत उम्मीदें हैं। पल्लवी सिंघानिया ने अपने पति से मुस्कुराते हुए कहा, शांति दायक चूर्ण जैसी चमत्कारी दवा बनाने वाला ये लड़का यकीनन कोई आम इंसान नहीं है। इसके अलावा मैंने देखा कि आज वह कुछ दिन पहले के मुकाबले कुछ अलग लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, पल्लवी सिंघानिया ने कहा। उसका स्वभाव और भी ज्यादा अलौकिक लग रहा है, जिसमें एक घने पहाड़ों के सन्यासी की झलक दिखती है। सही कहा, मुझे उम्मीद है कि उस एक खुराक दवा का कुछ तो असर होगा। चिराग खन्ना की बीमारी मेरी बीमारी से कहीं ज्यादा गंभीर है ना? हाँ, वह लंबे समय से पुरानी बीमारी से परेशान है। अगर उसके असाधारण पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से उसे जिंदा रखने के लिए कुछ चमत्कारी दवाइयां न मिलती तो वह बहुत पहले ही गुजर चुका होता। राजेश सिंघानिया ने कहा, फिर भी तुम उसके लिए दवा मांगने की हिम्मत कर रहे हो। क्या होगा अगर इस दवा से कोई परेशानी हो गई? पल्लवी सिंघानिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है कि वह और मैं सच में दोस्त हैं और अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात, क्या उसके परिवार में कोई मास्टर नहीं है? ये दवा फ़ायदेमंद है या नहीं और इसे लिया जा सकता है या नहीं, जाहिर है कि इसकी जांच वही करेंगे। राजेश सिंघानिया ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगी। दक्षिण पहाड़ी पर यश शर्मा इस समय पूरी एकाग्रता के साथ दवा बनाने में लगा हुआ था। 10 खुराकों में से वह पहले ही 6 खुराक सफलतापूर्वक पूरी कर चुका था और अभी आधा समय भी नहीं बीता था। उस दोपहर 7वीं खुराक सफलतापूर्वक बनाने के बाद वह हमेशा की तरह रुक गया, सब कुछ साफ सुथरा किया, मेज पर बैठ गया, क्लासिक ऑफ नेचर निकाली और उसका पाठ करने लगा। झोपड़ी के बाहर पहाड़ी हवा में जड़ी बूटियां झूम रही थीं। शेरू खिड़की के नीचे शांति से लेटा था, ऐसा लग रहा था मानो वह अपने मालिक के शास्त्रों का पाठ सुन रहा हो और वह बहुत मगन लग रहा था। दूर पहाड़ों में लोग अभी भी व्यस्त थे। क्षितिज पर सूरज पश्चिमी पहाड़ों के पीछे छिप गया और जो लोग दिन भर पहाड़ पर व्यस्त थे वे एक एक करके घर लौटने के लिए नीचे उतरने लगे। यश शर्मा ने धीरे से क्लासिक ऑफ नेचर बंद कर दी। एक विचार के साथ किताब रोशनी की एक चमक में बदल गई और गायब हो गई। अपनी आंखें बंद करने और कुछ पल सोचने के बाद वह भी खड़ा हुआ, बाहर निकला और घर लौटने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। अध्याय 39, सुंदर और छरहरी चहचहाहट और बकबक। जब वह घर लौटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बड़ी बहन नेहा शर्मा भी वहीं थी। दीदी, अरे लड़के, मैंने माँ से सुना है कि तू अपना सारा दिन पहाड़ पर बिताता है और रात भर वहीं रुकता है। क्या तू पागल हो गया है? क्या तूने नहीं कहा था कि तू नौकरी ढूंढने शहर जा रहा है? उस बात की अब कोई खबर क्यों नहीं है? इससे पहले कि यश शर्मा बैठ पाता, नेहा शर्मा ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। बात मत बदलो। क्या तुमने पिछले हफ्ते नहीं कहा था कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया है? पास ही बैठी सुषमा शर्मा ने मेज थपथपाते हुए कहा। वो बात खत्म हो गई, नेहा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। खत्म हो गई? क्यों? ये सुनकर सुषमा शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। हमारे विचार नहीं मिलते थे। फिर से विचार नहीं मिलते? बेटी, क्या तुम अगली बार कोई दूसरा बहाना बना सकती हो? सुषमा शर्मा ने कहा। माँ, मुझे तो कोई जल्दी ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नेहा शर्मा ने मुंह फुलाते हुए कहा। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे तो बाहर निकलने में भी शर्म आती है। गांव में जब भी किसी से मिलती हूँ तो वे पूछते हैं, क्या आपकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई? वे तो मेरे मुंह पर ही पूछ लेते हैं। भगवान जाने मेरी पीठ पीछे वे कैसी कैसी गंदी बातें कर रहे होंगे। माँ ने गुस्से में कहा। किसने कहा ऐसा? उन्होंने क्या कहा? वो बुढ़िया औरतें। नेहा शर्मा ने घूर कर देखा, मेज थपथपाए और खड़ी हो गई। तुम मेरे लिए बैठ जाओ, सुषमा शर्मा ने चिल्लाकर कहा और नेहा शर्मा तुरंत आज्ञाकारी बच्चे की तरह वापस बैठ गई। ये देखकर कि हालात ठीक नहीं हैं और खुद को इस लड़ाई में फंसने से बचाने के लिए यश शर्मा उठा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ खिसकने लगा। और तू कहाँ जाने की सोच रहा है? सुषमा शर्मा ने अचानक ऊपर देखा और यश शर्मा को घूरा। गए काम से? यश शर्मा ने मन ही मन सोचा कि अब वह मुसीबत में है। तू कब गर्लफ्रेंड ढूंढने की योजना बना रहा है?
सुषमा शर्मा ने पूछा। माँ, आपको पहले दीदी से बात करनी चाहिए। दीदी की अभी शादी नहीं हुई है, तो उनका छोटा भाई होने के नाते मुझे इंतजार करना होगा, है ना? तू, ये सुनकर नेहा शर्मा ने यश शर्मा की तरफ इशारा किया। क्या तू कर रही है? यश सही कह रहा है। बेहतर होगा कि तू जल्दी से अगले महीने तक किसी को घर ले आ। माँ, क्या आपने चीनी नव वर्ष नहीं कहा था? ये समय इतना पहले कैसे आ गया? मुझसे मोलभाव करने की कोशिश मत कर। शाम को प्रकाश शर्मा घर पर खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि गांव में किसी ने दावत रखी थी। उन तीनों ने भी शांति से खाना नहीं खाया। यश शर्मा ने जल्दी जल्दी खाना खाया और हमेशा की तरह चिकित्सा से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए अपने कमरे में छिप गया। थोड़ी ही देर में नेहा शर्मा उसके कमरे में आ गई। येलो एम्परर्स इन अ कैनन कंपेंडियम ऑफ मटीरिया मेडिका प्रिस्क्रिप्शंस वर्थ 1000 गोल्ड। तू क्या कर रहा है? चिकित्सा पढ़ रहा है। अपने छोटे भाई की मेज पर इन किताबों को सजे हुए देखकर नेहा शर्मा बहुत हैरान हुई। बस बोर हो रहा था, मजे के लिए पढ़ रहा हूँ। सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस बार शहर और जिले दोनों जगह काफ़ी नौकरियां निकली हैं। अरे लड़के, जल्दी कर और इसके लिए तैयारी कर। नेहा शर्मा सिर्फ अपने छोटे भाई को इसी बारे में बताने के लिए कमरे में आई थी। अगर यह कुछ महीने पहले की बात होती तो यश शर्मा पक्का ललचा जाता, लेकिन आज इस पल वह बस मुस्कुराया। दीदी, मेरी मंजिल वहाँ नहीं है। तो तू क्या करना चाहता है? दक्षिण पहाड़ी पर जड़ी बूटियाँ उगाना और एक झोलाछाप डॉक्टर बनना। फार्मासिस्ट, वह क्या होता है? कोई दवा की जांच करने वाला। दीदी, मुझे लगता है कि अभी आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी जिंदगी के उस बड़े काम को निपटाना होना चाहिए। जहाँ तक मेरी नौकरी की बात है, आप उसकी चिंता मत करो। तेरी दीदी किसी फूल की तरह सुंदर और छरहरी है। मेरे पीछे पड़े लोगों की कोई कमी नहीं है। दीदी, मैं आपके इस आत्मविश्वास की दाद देता हूँ। तो फिर जल्दी कीजिए और किसी एक को घर ले आइए। अरे, कोई भरोसेमंद चुनना। तेरा इस बात से क्या मतलब है? लड़के, मैं सोने जा रहा हूँ। जल्दी से बाहर जाओ और माँ से बात करो। यश शर्मा ने नेहा शर्मा को बाहर धकेलते हुए कहा। अपनी दीदी को बाहर निकालने और थोड़ी देर पढ़ने के बाद यश शर्मा आराम करने के लिए बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और अपने व्यस्त दिन की शुरुआत की। जड़ी बूटियों के खेत में पानी देना, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना और सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करने के लिए ध्यान में बैठना। दवा बनाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते ही एक बिन बुलाया मेहमान पहाड़ पर आ गया। अरे, यह क्या है? ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। तू इतनी सारी चीनी जड़ी बूटियाँ क्यों ला रहा है? नेहा शर्मा पहाड़ पर आ गई थी और लगातार सवाल पूछती जा रही थी। यहाँ देखते हुए और वहाँ झांकते हुए उसने यश शर्मा का सिर घुमा दिया। आखिरकार उसे पहाड़ से नीचे भेजने में कामयाब होने के बाद उसने ऊपर देखा तो सूरज पहले ही बीच आसमान में आ चुका था। ये दोपहर के खाने का समय था। गनीमत है कि उसने दोपहर में उसे और परेशान नहीं किया। यश शर्मा ने सफलतापूर्वक दवा की एक और खुराक बनाई और साथ ही कल राजेश सिंघानिया के आने पर उसे देने के लिए एक शांतिदायक चूर्ण की एक खुराक भी तैयार की। शाम को घर लौटने पर उसने पाया कि नेहा शर्मा अभी भी वहीं थी। दीदी, क्या आपको काम पर नहीं जाना है? आज शनिवार है। तो यह वीकेंड था। यश शर्मा दिन भर पहाड़ों में काम कर रहा था और उसने कैलेंडर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। रुको, ये सही नहीं है। मैंने पिछले वीकेंड पर आपको वापस आते हुए क्यों नहीं देखा? इस हफ्ते क्या चल रहा है? बस ठीक उसी समय नेहा शर्मा का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया, उसे देखा, थोड़ा माथा सिकुड़ा और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। कौन है? आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? एक बहुत ही चिड़चिड़ा आदमी। नेहा शर्मा ने नाराज़गी भरे चेहरे के साथ कहा। क्या वह आपके पीछे पड़ा है? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, बेटी? एक कमरे और दो दीवारों से दूर होने के बावजूद सुषमा शर्मा के कान गजब के तेज थे और उन्होंने यह बात सुन ली। फिर वह रसोई का चाकू लेकर दौड़ती हुई आईं। अरे बाप रे, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उस चमकते हुए चाकू ने भाई बहन को डरा दिया। तुमने अभी किसके बारे में कहा कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है? सुषमा शर्मा ने चाकू मेज पर रखा और चिंता से पूछा। मेरे ऑफिस से कोई है। ये देखकर कि वह बच नहीं सकती, नेहा शर्मा को सच बताना ही पड़ा। ये तो अच्छी बात है। उसका नाम क्या है? वह कैसा है? उसके कितने भाई बहन हैं? सुषमा शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई राशन कार्ड की जांच कर रहा हो। वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसे खाने पीने, आवारागर्दी करने और जुआ खेलने की आदत है और उसका अभी अपनी पत्नी से तलाक हुआ है। नेहा शर्मा ने चिढ़कर कहा। क्या? ये सुनकर सुषमा शर्मा और यश शर्मा दोनों हैरान रह गए। वह तो इंसान के नाम पर कचरा है। तो तुम्हें किसी भी हाल में उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं होना है? सुषमा शर्मा ने चिंता जताते हुए कहा। बिल्कुल, मैं ऐसे इंसान से बात भी नहीं करना चाहती। इसीलिए तो मैं घर वापस आकर छिप रही हूँ, नेहा शर्मा ने कहा।
यह अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कुछ और हिदायतें देने के बाद सुषमा शर्मा खाना बनाने के लिए वापस रसोई में चली गईं। दीदी, उस इंसान का नाम क्या है? दिनेश राठौर। नेहा शर्मा ने लापरवाही से उस इंसान का नाम लिया, लेकिन फिर नाम लेने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपना सिर घुमाकर अपने पास बैठे अपने छोटे भाई को देखा। तू इस बारे में क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही पूछ लिया। इस इंसान की कुछ तो पहुंच होगी, है ना? हाँ। अरे, तुझे कैसे पता चला? नेहा शर्मा ने अपने बगल में बैठे अपने छोटे भाई को थोड़ी हैरानी से देखा। तुम्हारे तेज स्वभाव को देखते हुए दीदी, अगर तुम्हें छिपना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि सामने वाला या तो कोई गुंडा है या फिर उसकी कोई बड़ी पहुंच है। कृषि विभाग तो आखिर सिस्टम के अंदर का हिस्सा है, तो वहां कोई गुंडा तो शायद नहीं होगा, जिसका मतलब है कि बात पहुंच वाली ही होगी। बुरा नहीं है, तू खाली बैठकर डिटेक्टिव कॉनन नहीं देखता रहा है। नेहा शर्मा ने कहा। उसके पिता ने पत्थर बेचने से शुरुआत की थी और अब करोड़ों के मालिक हैं। उसका एक चाचा लेखा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है, इसलिए मैं सच में उससे ज़्यादा पंगा नहीं ले सकती। ओह, अगर वह सच में अपनी हदों को पार करता है तो पंगा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यश शर्मा ने कहा। अगर हम पंगा लेंगे तो मेरी नौकरी का क्या होगा? बड़े अधिकारी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। नेहा शर्मा ने असंतोष जताते हुए कहा। तो फिर वहां काम ही मत करो। ये सुनकर यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। काम न करूं तो फिर मैं क्या करूंगी? घर आ जाऊं और तेरे साथ पहाड़ पर जड़ी बूटियां उगाऊं। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। मैं किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। धत, मेरे पास पक्की सरकारी नौकरी है और तू चाहता है कि मैं उसे छोड़कर वापस आकर पहाड़ पर जड़ी बूटियां उगाऊं। क्या मैं बेवकूफ़ हूं? नेहा शर्मा ने कहा। अध्याय 40। ये पहाड़ 10,000 सोने के सिक्कों से भी ज़्यादा कीमती है। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं दीदी, इसलिए गुस्सा मत हो। लेकिन हाँ, मेरी दक्षिण पहाड़ी या मेरी जड़ी बूटियों को कम मत समझना, वे 10,000 सोने के सिक्कों से भी ज़्यादा कीमती हैं। यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, फेंकता रह। हे। ये सुनकर यश शर्मा बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। दोपहर का खाना खाने के बाद यश शर्मा फिर से घर से निकला और दक्षिण पहाड़ी पर चला गया। आज वह दवा बनाने जा रहा था। अपने टास्क के अलावा उसे शांतिदायक चूर्ण की एक खुराक भी तैयार करनी थी। धीमी आंच, हल्का उबाल, दवा की महक हवा में फैल गई। यश शर्मा हर एक कदम पर बेहद सावधान था। बाहर वालों को दवा बनाना बहुत ही उबाऊ काम लग सकता था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता था, बल्कि उसे इस काम में थोड़ा मजा ही आ रहा था। आखिरकार शांतिदायक चूर्ण की एक खुराक सफलतापूर्वक बन गई। उफ! यश शर्मा ने राहत की एक हल्की सांस ली और उस गर्म रंग वाले औषधीय सूप को पहले से तैयार एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल में डाल दिया। उसे खत्म करने के बाद वह दवा की एक और खुराक बनाने लगा। बाहर आसमान धीरे धीरे काला हो गया। बाहर देशी कुत्ते शेरू ने ऐसा लगा जैसे कुछ सुना। वह उठा और खिड़की के पास गया। कुछ ही पलों बाद मंत्रोच्चार की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी। वूश! हवा चलने लगी। अगली सुबह दक्षिण पहाड़ी की चोटी पर एक चट्टान थी जो नीचे से चौड़ी और ऊपर से संकरी थी और चोटी से बाहर निकली हुई थी। उसके नीचे एक खाई थी। भले ही वह बहुत ऊंची नहीं थी, फिर भी वह कई दर्जन मीटर गहरी थी, जिसे देखकर नीचे देखने पर सिर चकराने लगता था। उस चट्टान के ऊपर एक इंसान सीधा बैठा था। उसका शरीर एक घंटी की तरह स्थिर लग रहा था, लेकिन असल में वह एक लय में उठ और गिर रहा था। उसे अचानक अपने पेट के निचले हिस्से में थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ। ऊर्जा का एहसास। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह असल में ब्रीदिंग तकनीक की शुरुआती सीमा तक पहुंचने का संकेत था। उसकी नाभि के अंदर ची पैदा हो रही थी। ची का यह अंश ही आंतरिक सांस, जिसे ट्रूची सच्ची ऊर्जा कहा जाता है। सच्ची युआनची जन्मजात ची और जन्म के बाद की ची के मिलने से बनती है। इंसान का जीवन पूरी तरह से इसी ची पर टिका है। उपन्यासों में ट्रूची की एक सांस का ट्रांसफर करना बुढ़ापे, बीमारी और यहाँ तक कि मौत को भी टाल सकता है, और यह पूरी तरह से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आसमान में सूरज बस उभ ही रहा था। थोड़ी देर बाद यश शर्मा चट्टान से नीचे उतरा और जड़ी बूटियों वाले खेत में लौट आया। सुबह के वक्त एक लैंड रोवर फिर से चंदनपुर में आए। ये चौथी बार था जब ये गाड़ी गांव में आई थी, इसलिए कई गांव वाले अब हैरान नहीं थे। फिर से वही कार, वह यहाँ फिर से क्यों आया है? फिर से दक्षिण पहाड़ी पर जा रहा है। दक्षिण पहाड़ी पर जा रहा है। घर पर खाली बैठी नेहा शर्मा, जो टहलने के लिए बाहर निकली थी, ने गांव वालों की बातें सुनी। उस लड़के को ढूंढने उसने लैंड रोवर को देखा और कई 9 नंबरों वाली लाइसेंस प्लेट पर गौर किया। अरे, वह नंबर प्लेट काफ़ी शानदार लग रही है। मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। अपनी उत्सुकता के चलते वह उसके पीछे पीछे दक्षिण पहाड़ी पर चल पड़ी। लैंड रोवर छोटी सी झोपड़ी से दर्जनों मीटर दूर रुक गई। एक आदमी कार से उतरा और पहाड़ी पर चढ़ गया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि राजेश सिंघानिया थे, जिन्होंने पहले यश शर्मा से दवा लेने आने का इंतजाम किया था।
नमस्ते छोटे भाई, राजेश भाई, अंदर आइए। यश शर्मा ने राजेश सिंघानिया को झोपड़ी के अंदर बुलाया। पिछले कुछ दिनों से लगातार दवा बनाने के कारण पूरे कमरे से चीनी जड़ी बूटियों की महक आ रही थी। चाय लीजिए। यश शर्मा ने प्राचीन झरने के पानी का इस्तेमाल करके चाय का एक बर्तन बनाया। यह एक दुर्लभ चीज थी। बढ़िया चाय है। एक घूंट लेने के बाद राजेश सिंघानिया ने कहा, ये तो बस पहाड़ों की आम चाय है। ये सुनकर यश शर्मा मुस्कुराया। तुम बहुत विनम्र हो, ये चाय आम होने के अलावा और सब कुछ है। क्या दवा तैयार है? राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तैयार है। यश शर्मा ने पहले से तैयार शांतिदायक चूर्ण निकाला और उसे राजेश सिंघानिया को दे दिया। शुक्रिया। दवा लेने के बाद राजेश सिंघानिया ने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। जल्द ही यश शर्मा के बैंक से एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसके बैंक खाते में 2 लाख से ज़्यादा रुपये और आ गए थे। हर दिन पैसे कमाने का यह एहसास, शायद यही तो है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, शेरू, जिसका पैर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, फिर से भौंकने लगा। कोई आया है? दीदी, आप यहाँ फिर से क्यों आ गईं? जब यश शर्मा ने देखा कि आने वाली उसकी दीदी हैं, तो उसे तुरंत सिर में दर्द महसूस हुआ। क्या मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? ये बेवकूफ़ कुत्ता सच में मुझे नहीं पहचानता। नेहा शर्मा ने काफ़ी खींचते हुए कहा। राजेश भाई, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह मेरी बहन नेहा शर्मा हैं। दीदी, ये राजेश भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। नेहा शर्मा थोड़ी देर तक राजेश सिंघानिया को घूरती रही। सिंघानिया ग्रुप, आप सिंघानिया ग्रुप के प्रेसिडेंट राजेश सिंघानिया हैं। नेहा शर्मा ने पल भर के लिए सोचा और आखिरकार अपने सामने खड़े आदमी को अपनी यादों में मौजूद किसी इंसान से मिलाया। वह बहुत हैरान दिख रही थी। हाँ, वो मैं ही हूँ, राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, कम से कम 1 अरब से ज़्यादा की संपत्ति वाले ग्रुप का प्रेसिडेंट, लखनपुर और यहाँ तक कि पूरे हल्द्वानी का एक जाना माना चेहरा, वह यहाँ मेरे भाई के साथ ऐसे कैसे बातें और मजाक कर सकता है जैसे वे बहुत करीबी हों। पल भर के लिए तो नेहा शर्मा के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। राजेश सिंघानिया ने भाई बहन के साथ थोड़ी देर और बातचीत की और फिर जाने के लिए विदा ली। उनके जाने के बाद नेहा शर्मा ने यश शर्मा की तरफ एक अजीब सी नज़र से देखा। दीदी, यह क्या नज़र है? मुझे सच बता, तू राजेश सिंघानिया को कैसे जानता है? एक बार वह पहाड़ी पर घूमने आए थे। हमने थोड़ी बातचीत की और एक दूसरे को जानने लगे, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पहाड़ी पर घूमने? एक ग्रुप का प्रेसिडेंट दक्षिण पहाड़ी जैसी जगह पर घूमने क्यों आएगा? यहाँ करने के लिए है ही क्या? नेहा शर्मा ने दक्षिण पहाड़ी के चारों ओर देखा। वहाँ पेड़ों और फसलों के अलावा कुछ भी नहीं था। ये बस कुछ पहाड़ियाँ थीं जिनमें कोई अजीब चट्टानें, शानदार चोटियाँ, दुर्लभ फूल, विदेशी पौधे या ऐतिहासिक जगहें नहीं थीं। इसके अलावा यहाँ आने जाने का रास्ता भी खराब था और गांव वालों को छोड़कर यहाँ लगभग कोई बाहर वाला कभी नहीं आता था। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। यहाँ पहाड़ हैं, पेड़ हैं और पानी है। यह एक ग्रामीण नज़ारा है, सुकून देने वाला और शांत। मेरा मजाक उड़ाना बंद कर और अब सच सच बता। मैं सच ही बता रहा हूँ। क्या उनकी पहचान इतनी खास है? यश शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। उसने पहले अपनी छोटी मौसी से सुना था कि यह राजेश सिंघानिया एक बहुत अमीर व्यापारी थे, वरना वे दवा की इन 3 खुराकों को खरीदने के लिए इतनी आसानी से 7 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च नहीं करते। बेशक ये खास है। वह सिंघानिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, एक ऐसे उद्योगपति जो लखनपुर में टॉप 3 में आते हैं। यहाँ तक कि हल्द्वानी शहर में भी वह एक जानी मानी हस्ती हैं। वह कुछ दिन पहले टीवी पर भी आए थे। ओह, यश शर्मा ने कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए कहा। अरे, अपनी इस बेरुखी को देख। तुझे सच में किसी ऐसे इंसान के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। मैंने सुना है कि वह ज़िले और शहर के बड़े नेताओं से भी बात कर सकते हैं। मुझे उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे चंदनपुर पर उनका कोई अधिकार नहीं है, यश शर्मा ने शांति से कहा। तू अपने छोटे भाई की इस बेवकूफ़ी को देखकर नेहा शर्मा को अचानक पागल हो जाने का मन किया। मैं अब तुझसे बहस नहीं कर सकती। मैं नीचे जा रही हूँ। नेहा शर्मा लंबे डग भरते हुए पहाड़ से नीचे उतर गई। वह यकीनन एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसका स्वभाव किसी आदमी की तरह ही आक्रामक था। धीरे जाए दीदी, यश शर्मा ने चिल्लाकर कहा। जब वह दोपहर के खाने के लिए घर गया तो नेहा शर्मा की नज़र यश शर्मा की तरफ अभी भी अजीब थी। ये डरते हुए कि उसकी दीदी कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे, यश शर्मा ने जल्दी जल्दी चावल के कुछ निवाले खाए और दक्षिण पहाड़ी के लिए निकल गया। माँ, क्या मेरा भाई सारा दिन दक्षिण पहाड़ी पर रहता है? हाँ, क्यों? वह किस काम में बिजी रहता है? जड़ी बूटियां उगाने में, सुषमा शर्मा ने खाना खाते हुए जवाब दिया। अध्याय 41। तुम्हारी आंखें इतनी क्यों फटी रह गईं? मैंने आज किसी को दक्षिण पहाड़ी पर लैंड रोवर चलाते हुए देखा, वे काफ़ी अमीर लग रहे थे, नेहा शर्मा ने कहा। हाँ, कुछ दिन पहले जड़ी बूटियां खरीदने के लिए कोई इसी तरह की कार में आया था, सुषमा शर्मा ने शांति से कहा।
क्या? एक लैंड रोवर में जड़ी बूटियां खरीदने। किस तरह की जड़ी बूटियां? सोलोमन सील। ये लगभग 4 लाख में बिकी। कितना? नेहा शर्मा को लगा कि उसने गलत सुना है। 3,90,000। सुषमा शर्मा ने अपनी बेटी की तरफ ऊपर देखा। तुम्हारी आंखें इतनी क्यों फटी रह गईं? सिर्फ उन 2 बीघा जमीन के लिए? 3,90,000? हाँ, क्या बात है? नहीं, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? नेहा शर्मा लगभग चिल्लाते हुए बोली। तुम चिल्ला क्यों रही हो? अच्छे घर की लड़कियों की तरह रहो। तुमने पूछा नहीं था? क्या तुमने पूछा था? सुषमा शर्मा की बातों ने नेहा शर्मा की बोलती बंद कर दी। कोई ताज्जुब नहीं कि कल मुझसे बात करते समय उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था। उसने सिर्फ 2 बीघा सोलोमन सील उगाकर इतने पैसे कमाए। अगर पूरी दक्षिण पहाड़ी पर इसे उगाया जाए तो वह कितना होगा? नेहा शर्मा की आंखों में अचानक लाल नोटों के सपने तैरने लगे। बेटी, बेटी। सुषमा शर्मा ने उसके चेहरे के सामने जोर से अपना हाथ हिलाया। ओह, कुछ नहीं। आपको मेरे भाई को इस काम में बढ़ावा देना चाहिए। उससे कहो कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। मैंने जो देखा उसके हिसाब से सिर्फ कुछ बीघा ज़मीन का इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादातर जगह अभी भी खाली है। होश में आने के बाद नेहा शर्मा ने कहा। जब वह आज पहाड़ पर गई तो उसने देखा कि दक्षिण पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सच में खाली था। अरे, अपने भाई के काम की चिंता मत कर। जल्दी से अपने बारे में सोच। और सुन ले, तू उस तलाकशुदा आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। सुषमा शर्मा ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। मुझे पता है, माँ। दोपहर में यश शर्मा घर में चुपचाप दवा बना रहा था। जैसे ही वह एक बार कामयाब हुआ, बाहर से फिर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। अब कौन है? ये कोई तरीका नहीं है। आह दीदी, आप फिर से यहाँ क्यों आ गईं? यश शर्मा को अचानक अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। कई दिनों तक क्लासिक ऑफ नेचर को बेकार में पढ़ने के बाद इस सन की दीदी के सामने उसका असर पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैंने सुना है कि तूने सोलोमन सील उगाकर बहुत पैसे कमाए हैं। हाँ, अब आपको क्या चाहिए? यश शर्मा की नज़रें तुरंत चौकन्नी हो गईं। मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर दक्षिण पहाड़ी खाली है। तू वहाँ सोलोमन सील क्यों नहीं उगाता? मैं औषधीय जड़ी बूटियाँ मुख्य रूप से अपनी रुचि के लिए उगाता हूँ। जहाँ तक पैसों की बात है, वह तो दुनियावी मोहमाया है, यश शर्मा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। दिखावा करता रह, बस तब तक इंतजार कर जब तक तू अपना सब कुछ न खो दे और आत्महत्या करने के लिए नदी में न कूद जाए। नेहा शर्मा ने उसे बहुत ही तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए आंखें घुमाईं। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था, मैं किसी को बचा रहा था। इसका जिक्र होते ही यश शर्मा चिढ़ गया। उसकी दीदी हमेशा उसकी सबसे शर्मनाक बातों को बीच में ले आती थीं। क्या वे सच में एक ही माँ से पैदा हुए थे? सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच है। तेरा इस खाली पड़ी पहाड़ी ज़मीन के साथ क्या करने का इरादा है? भेड़ें पालने का, यश शर्मा ने चिढ़ते हुए कहा। क्या? भेड़ें पालना? तू भेड़ें पालने की योजना भी बना रहा है? खैर, आजकल मटन के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए भेड़ें पालना ठीक रहेगा। मैं पशुपालन विभाग के एक इंसान को जानती हूँ। दीदी, मैं अभी भी बहुत व्यस्त हूँ। जल्दी घर जाओ और रात का खाना बनाओ। पहाड़ी रास्ता उबड़-खाबड़ है, इसलिए संभल कर जाना। यश शर्मा ने अपनी बातूनी दीदी को सीधे बाहर धकेल दिया। अभी तो समय ही क्या हुआ है, रात का खाना क्यों बनाऊं? अरे, ओ लड़के। जब तक नेहा शर्मा होश में आती, उसने खुद को यश शर्मा द्वारा छोटे घर से बाहर निकाला हुआ पाया। और दरवाज़ा अंदर से बंद था। अरे, ओ लड़के, आखिरकार थोड़ी शांति। यश शर्मा ने एक गहरी सांस ली, मन ही मन एक बार क्लासिक ऑफ नेचर का पाठ किया जो उसे ज़बानी याद थी, और फिर अपना काम जारी रखा। जब वह शाम के करीब रात के खाने के लिए घर गया तो नेहा शर्मा पहले ही लिफ्ट लेकर जा चुकी थी। कल सोमवार था और उसे काम पर जाना था। मेरी दीदी चली गईं। यश शर्मा को अचानक लगा कि घर में दिन भर चहचहाने और सवाल पूछने वाले किसी इंसान का होना असल में काफ़ी अच्छा था। हाँ, सुषमा शर्मा ने जवाब दिया। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे किसी बात को लेकर चिंतित हैं। उफ, क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी तुम्हारी बहन को परेशान करता रहेगा? तो क्या आप उस बारे में चिंतित हैं? क्या शहर में तुम्हारा कोई दोस्त है ताकि कोई उसकी देखभाल कर सके? प्रकाश शर्मा ने अचानक कहा, जो बहुत कम बोलते थे। एक पिता होने के नाते वे अपने बच्चों की चिंता कैसे न करते? वे बस इसे एक अलग तरीके से जताते थे। एक पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है, यही इसका मतलब है। मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, यश शर्मा ने वादा किया। हाँ, बिल्कुल, किसी को उसका ख्याल रखने के लिए कहना था कि एक लड़की होने के नाते उसे वहाँ अकेले परेशान न होना पड़े। रात के खाने के बाद यश शर्मा अपने कमरे में गया। उसने बार बार इसके बारे में सोचा, लेकिन लखनपुर में उसे सच में कोई भी भरोसेमंद इंसान नहीं मिल सका। हालांकि उसके कई पुराने क्लासमेट थे, लेकिन सालों से उसका उनसे कोई संपर्क नहीं था।
इसके अलावा इस तरह का मामला किसी भी ऐसे इंसान को नहीं सौंपा जा सकता था जो बहुत करीबी दोस्त न हो। आह, मुझे मिल गया। यश शर्मा को अचानक किसी की याद आई और उसने जल्दी से फ़ोन किया। इससे पहले कि वह अपनी बात आधी भी समझा पाता, दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने फ़ोन काट दिया। 10 मिनट के भीतर ही यश शर्मा के घर एक मेहमान आ गया, समीर। हमारी बहन को क्या हुआ है? बैठने के बाद पानी का एक घूंट पीने से पहले ही समीर ने पूछा। ये वह इंसान था जिसके बारे में यश शर्मा ने सोचा था। पहली बात, वे एक ही गांव के थे और बचपन के दोस्त थे, इसलिए वह भरोसेमंद था। दूसरी बात, समीर लखनपुर में एक बिजनेस चलाता था, उसके पास बहुत समय था और वह कई लोगों को जानता था, इसलिए वह मदद कर सकता था। यश शर्मा ने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह आज गांव में वापस आ गया होगा। फ़ोन पर कुछ ही शब्द सुनने के बाद वह सीधे चला आया था। कोई उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे डर है कि मेरी बहन को तकलीफ होगी। तुम शहर में हो, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो तुम्हारे लिए उसका ख्याल रखना ज़्यादा आसान होगा। ज़रूर। उस अंधे आदमी का नाम क्या है? समीर तुरंत मान गया। दिनेश राठौर। वह कृषि विभाग में भी काम करता है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी है। दिनेश राठौर। समीर ने उस नाम को अपने दिमाग में बैठा लिया। वैसे, जड़ी बूटियों वाले खेत को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान को तुमने पकड़ा या नहीं? अभी तक नहीं। मेरे पास कुछ सुराग हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है, समीर ने कहा। ओह, कौन है? भवानीपुर का जतिन शर्मा, समीर ने नाम बताया। जतिन शर्मा। ये नाम सुनकर यश शर्मा ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, उसे सच में यह नाम कुछ याद नहीं आ रहा था। कुछ याद नहीं आ रहा है ना? वह उन लोगों में से एक था जो दक्षिण पहाड़ी को किराए पर लेना चाहते थे। साथ ही, मैं हाल ही में हुई घटना के दिन की फुटेज देखने के लिए ग्राम पंचायत गया था। यह आदमी रात 8 बजे के बाद अपने घर से निकला था और रात 1 बजे के बाद तक नहीं लौटा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांव के कैमरे यह नहीं पकड़ पाए कि वह कहाँ गया था। मैं जाकर उसे डराना चाहता था, लेकिन वह अचानक अस्पताल में भर्ती हो गया, इसलिए मैंने इसे टाल दिया। अस्पताल में भर्ती? कब? क्या बीमारी हुई? यश शर्मा ने आगे पूछा। लगभग 10 दिन पहले, रात में चलते समय वह एक खाई में गिर गया और उसकी हड्डी टूट गई, समीर ने कहा। 10 दिन पहले, रात में? यश शर्मा की आंखें चमक उठीं। ये वही रात थी जब कोई उसके जड़ी बूटी वाले खेत में परेशानी खड़ी करने आया था, जिसे उसने देख लिया था और फिर जल्दबाजी में दक्षिण पहाड़ी में भाग गया था। क्या बात है? कुछ नहीं, यश शर्मा ने अपना सिर हिलाया। अब ये पक्का हो गया था कि यह जतिन शर्मा ही एक बड़ा संदिग्ध था। हालांकि यश शर्मा को अभी भी ऐसे इंसान के लिए थोड़ी हैरानी महसूस हो रही थी जिसने आधी रात को जुर्म करने और फिर घने पहाड़ों में घुसने की हिम्मत की। बदकिस्मती से, अगर तुम रात के रास्ते पर बहुत ज़्यादा चलते हो और हमेशा शर्मनाक काम करते हो, तो कभी न कभी तुम्हारा सामना किसी भूत से हो ही जाएगा,